नमस्कार प्यारे छात्रों और मेरे दोस्तों, सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जो हमारा रनिंग चैप्टर चल रहा है, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में हम आज जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या इसको हम लागत अधिक्य या लागत जनक इन्फ्लेशन या स्फीति के नाम से भी जानते हैं। लागताधिक्य स्फीति तब आती है कि जब कॉस्ट बढ़ जाती है और अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए कंपनी जो है या उत्पादक प्राइस बढ़ाते हैं, क्योंकि कॉस्ट के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ता है, इसीलिए इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है उसमें परिवर्तन आता है। एग्रीगेट सप्लाई के जो दो मेन कारक हैं, उनमें यदि वृद्धि हो जाती है, या तो वेज रेट मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाए, या प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो कच्ची सामग्री होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, कच्चा माल होता है जो वस्तु को उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है, उसमें वृद्धि हो जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कीमतों में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। यदि हम बात करें कि जब यूनियनें मजदूरी बढ़वाती हैं और मालिकों के लाभ बढ़ते हैं तो लागत अधिक स्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। और इस प्रकार की स्फीति कोई नई घटना नहीं है, मध्य युग में भी पाई जाती थी, परंतु 1950 के दशक में, 1970 के दशक में ये पुनः परिवर्तित हुई। इसे नई स्फीति के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मजदूरी आधिक्य वेज पुश या लाभाधिक्य प्रॉफिट पुश के कारण कीमतों में जो वृद्धि आती है उसे हम लागत अधिक्य या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसमें दो चीज प्रमुख हुई, एक तो वेज पुश इन्फ्लेशन और एक प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। दोनों को मिलाकर जो हम कहते हैं वो कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागताधिक्य स्फीति का मूल कारण ये होता है कि श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा मुद्रा मजदूरी अधिक तेजी से बढ़ने लगती है। जो विकसित देश हैं उसमें ट्रेड यूनियनें बहुत शक्तिशाली होती हैं और वे जो उत्पादक हैं या मालिक हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उन पर दबाव डालती हैं कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की तुलना में या वृद्धि की अपेक्षा मजदूरी दर में कहीं अधिक वृद्धि करें। मजदूरी अधिक बढ़ जाती है जबकि श्रम की उत्पादकता इतनी नहीं बढ़ती है। उसके परिणामस्वरूप क्या होता है, वस्तुओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। कीमतें बढ़ जाने के बावजूद, क्योंकि लागत बढ़ गई तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। अधिक मजदूरी पर कर जो मजदूर होते हैं वो पहले जितना ही क्रय कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मजदूरी बढ़ी, मजदूरी से कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट से वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। तो मजदूरी जो बढ़ी हुई है उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बढ़ी हुई मजदूरी के बाद भी क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, जो मजदूर हैं या वर्कर हैं वो पहले जितना ही क्रय कर सकते हैं। दूसरी ओर कीमतें बढ़ने से यूनियनों को और अधिक मजदूरी मांगने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह मजदूरी लागत उत्चक्र स्पाइरल चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लागताधिक्य अथवा मजदूरी जन्य स्फीति आ जाती है। इसमें एक बात और देखने को मिलती है कि जब निर्वाह व सूचकांक में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए मजदूरी बढ़ाई जाती है
तो लागत अधिक और बढ़ जाती है। क्या हुआ, पहले ट्रेड यूनियनों ने उत्पादकता की तुलना में मजदूरी बढ़वाई। अब मजदूरी बढ़ने से क्या हुआ, कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ने से जो निर्वाह व्यय सूचकांक है उसमें वृद्धि हुई, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मजदूरी फिर बढ़ाई गई, उससे लागत अधिक फिर आ गई। इसके लिए प्राय दो में से कोई एक तरीका अपनाया जाता है। प्रथम जो निर्वाह व्यय उसके लिए उसमें क्या करते हैं, या तो मालिकों के साथ यूनियन पहले से ही अनुबंध पत्र में शर्त निर्धारित कर लेते हैं कि निर्वाह व्यय में जो सूचकांक में एक निर्दिष्ट इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी तो मजदूरी इतनी प्रतिशत आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अनुबंध पत्र की कोई शर्त नहीं होती है, वहाँ नए अनुबंध का निर्णय करते समय निर्वाह व्यय सूचकांक को आधार बनाकर बातचीत की जाती है और मजदूरी बढ़वा ली जाती है, मजदूरी की दर का निर्धारण हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम यदि और डीप में जाएं तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हम इस बिंदु से बात करें कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। ये सप्लाई शॉक्स हैपेंस इन फॉर्म्स ऑफ ऑयल प्राइस हाइक, जो ऑयल के उसमें किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, यदि इंटरमीडिएट गुड्स है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होने से उसकी जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं तो द प्राइस राइज विल रिड्यूस एएस एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी फॉल्स बिलो एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है वो एएस हमारा कहाँ सरक जाएगा, बाईं ओर सरक जाएगा, सप्लाई वक्र, और जो इनकम लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, वो नीचे गिर जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब कीमतें बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं तो जो वर्कर है वो डिमांड करते हैं और अधिक मजदूरी बढ़ाने की, कि साहब मजदूरी बढ़ाइए, निर्वाह व्यय सूचकांक के आधार पर बढ़ाइए। तो मजदूरी फिर बढ़ाई जाती है और मजदूरी बढ़ाने से क्या होगा, फिर डिमांड जनरेट होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पाती है इकोनॉमी और फिर स्थिति बढ़ जाती है। इस प्रकार से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये उत्चक्र जो है वो चलता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब मुद्रा मजदूरी बढ़ाई जाए तो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव पड़े और उन क्षेत्रों में उत्पादन की कीमतें बढ़ जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्षेत्र के उत्पादन दूसरे क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादन के इनपुट्स, आगतों या इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में प्रयोग होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो अन्य क्षेत्रों के उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और इस प्रकार उनकी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मजदूरी जन्य स्फीति समस्त अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि कर दे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि घरेलू उत्पादित या आयातित कच्चे माल की कीमतों में बढ़ने से जो लागताधिक स्फीति है वो भी आ सकती है। जो रॉ मटेरियल है या इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं उसमें कीमतें बढ़ने लगे, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कच्चे माल को तैयार वस्तुओं के लिए आगतों के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए वे तैयार वस्तुओं की लागत में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार कच्चे माल की कीमतें निरंतर बढ़ने से लागत कीमत मजदूरी उच्चक्र चल जाता है। पहले लागत बढ़ेगी, फिर कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ने से मजदूरी बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी निर्वाह व्यय सूचकांक के अनुसार, और फिर लागत अधिक स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। एक और इसमें लागत अधिक स्फीति में ध्यान दिया जाता है, उसे कहते हैं लाभाधिक स्फीति। अल्पाधिकारी या एकाधिकारी फर्म अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रम तथा उत्पादन लागतों में हुई वृद्धि को समाप्त करने के लिए अपने वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस तरह की फर्मों अपूर्ण प्रतियोगिता होती है और ये फर्म स्वयं अपनी वस्तुओं की कीमत निर्देशित कर सकती हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं। चाहे वो मोनोपोली की बात करें, चाहे वो हम ओलिगोपोली की बात करें, तो इसमें कीमत निर्देशित वो खुद कर सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में तथाकथित निर्देशित कीमतें बहुतायत पाई जाती हैं, उसमें कम से कम संभावना रहती है कि लाभाधिक्य वो अपने लाभ को अधिक बढ़ा लें। जितनी मजदूरी में वृद्धि हुई है साथ ही कुछ अपने जो प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीज कर दें। उससे क्या होगा कि अधिक लाभ कमाने के प्रयत्न के कारण
लागत की अपेक्षा निर्देशित कीमतें अधिक बढ़ाई जाएंगी और यह प्रक्रिया जिस सीमा तक विस्तारित होगी उसी सीमा तक लाभजन्य स्फीति आ जाएगी। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि ये दो प्रकार की होती है, एक को उसमें वेज पुश और प्रॉफिट पुश। वेज पुश के बाद में हम अब प्रॉफिट पुश की बात कर रहे हैं। इसलिए लाभजन्य स्फीति को स्फीति का कीमत सिद्धांत अथवा कीमत जन्य स्फीति अथवा विक्रेताओं की स्फीति, या इसको हम, क्योंकि कीमत निर्धारण की शक्ति होती है बाजार में, इसलिए इसको बाजार शक्ति स्फीति भी कहते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि फर्में अपने लाभ को लगातार अंधाधुंध बढ़ा सकती हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ परिसीमाएं होती हैं। यदि फर्मों की वस्तुओं की मांग स्थिर है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमतें नहीं बढ़ा सकती हैं। फिर हर बार जब जो यूनियन होती हैं मजदूरी बढ़ाने में सफल हो जाती हैं तो फर्म अपने लाभ बढ़ाने नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि यदि मजदूरी के साथ साथ फर्म अपना लाभ भी बढ़ाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हो सकता है उनके कुल रिवेन्यू जो है TR, उसमें कमी आ जाए कीमत बढ़ने से। इसलिए मजदूरी वो हर बार नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि अपनी विक्रय लागतों को भी निर्भर करते हैं अंततः वसूल की जाने वाली कीमत। तो इसलिए फर्म अपने लाभ नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उनके उद्देश्य जो ट्रेड यूनियनें होती हैं या मजदूर यूनियन होती हैं उनसे थोड़े से भिन्न होती है। एक बात ये भी हो सकती है कि लाभ तो वस्तु की कीमत का बहुत थोड़ा सा अंश होते हैं और लाभ में एक बार वृद्धि यदि हो जाए, सदा के लिए की गई वृद्धि, कीमतों पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अर्थशास्त्री ज़्यादातर लागताधिक्य स्फीति की व्याख्या के रूप में लाभजन्य स्फीति को बहुत कम महत्व देते हैं। अब यदि हम इस डायग्राम की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं कि हम अभी बात कर रहे थे कि ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। प्रारंभ में Q1 पर अर्थव्यवस्था आय दर्शा रही है और कीमत जो है P1 है। अब यदि किसी वजह से कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं या मजदूरी बढ़ती हैं तो क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई वक्र इधर शिफ्ट हो जाएगा, लागत बढ़ जाएंगी, जबकि डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके कारण क्या होगा? ये कीमतें जो है बढ़कर OP हो जाएंगी, P2 OP2 हो जाएंगी, कीमतें यहाँ पर लागत अधिक के बढ़ जाएंगी। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम ये डायग्राम देख सकते हैं। सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। इसको इधर कर देते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक ये डायग्राम देखते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, इस वाले डायग्राम की बात कर रहे थे हम। पुनः थोड़ा सा दोबारा आना पड़ेगा हमें उसी स्लाइड पर। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। अभी जो हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का वक्र के द्वारा देखा, तो हम लागताधिक्य स्फीति को इस डायग्राम के द्वारा और थोड़ा क्लियर समझ सकते हैं। इसमें हम पहले चित्र के B भाग को देखते हैं। यहाँ पूर्ण रोजगार YF पर S0S तथा S1S वक्र कीमत स्तर के बढ़ते फलनों के रूप में दिखाए गए हैं। मांग वक्र D स्थिति में देने होने पर
मजदूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप अल्पाधिकारियों, यूनियन आदि के लागत बढ़ाने के दबाव के कारण पूर्ति वक्र शिफ्ट होकर H0 से H1 पर चला जाता है। परिणाम तक क्या होता है कि संतुलन बिंदु E से E1 पर आ जाता है और यह बताता है कि कीमत स्तर जो बी डायग्राम है हमारा, इसमें P से बढ़कर P1 हो गया है और उत्पादन, रोजगार तथा आय का स्तर YF से घटकर Y1 आ जाता है। हम बात कर रहे हैं बी वाले इसकी। अब यदि हम भाग ए को देखते हैं तो जब कीमत स्तर बढ़ता है तो LM वक्र बाईं ओर शिफ्ट होकर ये प्रारंभिक संतुलन है हमारा, जहां IS और LM वक्र काट रहे हैं एक दूसरे को E बिंदु पर। ये पूर्ण रोजगार का बिंदु है और यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट है OR। अब क्या होता है कि जब कीमत स्तर बढ़ता है तो LM वक्र बाईं ओर सरककर LM1 पर पहुंच जाता है, क्योंकि जब कीमत स्तर बढ़कर P1 हो जाता है तो क्या होता है, मुद्रा पूर्ति का वास्तविक मूल्य गिर जाता है, कम हो जाता है। हम जानते हैं कि वस्तु की कीमत या कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में व्युत्क्रम या उल्टा संबंध होता है। जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, कब होता है कम, जब स्फीति के काल में, जब वस्तु कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब कीमत स्तर बढ़कर P1 हो जाता है अकॉर्डिंग टू बी डायग्राम, तो क्या होता है, मुद्रा पूर्ति का वास्तविक मूल्य गिर जाता है। इस प्रकार IS वक्र सरककर IS1 पर आ जाता है, क्योंकि जब कीमत स्तर बढ़ता है तो पीगू प्रभाव के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग गिर जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति ई से सरककर, ये डायग्राम ए की बात हम यदि यहाँ पर ये कर रहे हैं, ई से सरककर E1 पर आ जाता है, जहाँ नए IS1 और LM1 एक दूसरे को काटते हैं। वहाँ पर ब्याज की दर बढ़कर R1 हो जाती है और उत्पादन, रोजगार, आय का स्तर पूर्ण जो है YF से घटकर Y1 पर चला जाता है। तो ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रेखा चित्र रहा। इसकी थोड़ी सी आलोचना भी की गई है कि लागत अधिस्फीति बेरोजगार से संबंध है, इसलिए मौद्रिक प्राधिकारी दुविधा में होता है, क्योंकि स्फीति को रोकने के लिए उसको बेरोजगारी सहन करनी पड़ेगी। ये भी कारण हो सकता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि सरकार पूर्ण रोजगार की नीति के प्रति वचनबद्ध है, तो उसे यूनियनों द्वारा बढ़ाई जाने वाली मजदूरी सहन करनी होगी, इसलिए स्फीति भी सहन करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से बेरोजगारी अवधियों में सरकार समस्त मांग को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, तो हो सकता है उससे उत्पादन, रोजगार बढ़ने की बजाय ट्रेड यूनियनों को कार्य में, मजदूरी में वृद्धि हो जाए, क्योंकि ट्रेड यूनियन मजदूरी बढ़ाने की बात करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको आलोचना भी करते हैं। आगे बड़ा विवाद रहा है इसमें, इस विषय पर कि क्या स्फीति मांग अधिक्य का परिणाम है या लागत अधिक्य का है। एक अर्थशास्त्री हुए हैं F मैकल्फ, उन्होंने बताया है कि लागत अधिक्य और मांग अधिक्य में अंतर करना असाध्य, अप्रासंगिक और निरर्थक है। मतलब यदि हम, ऐसा भी होता है कि दोनों का भी स्वरूप मिला जुला होता है कि मिश्रित, मतलब मिक्स डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होती हैं। ये बड़ा मतलब विवाद का विषय रहा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, हो सकता है, लेकिन अधिकांश से दोनों ही होते हैं, क्योंकि शुरुआत में डिमांड पुल से शुरू हो सकता है या कॉस्ट पुश से शुरू हो सकता है। यदि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ने से मजदूरी बढ़ेंगी, ट्रेड यूनियनें जो है वो मजदूरी बढ़ाने के लिए जब दबाव डालेंगे उससे मजदूरी बढ़ेंगी, फिर कॉस्ट पुश, फिर डिमांड पुल, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और कीमतें बढ़ती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा और जाना कि कॉस्ट पुश और इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंसेस है, और दोनों मिक्स भी ये हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई इसमें से चीज़ समझ में नहीं आई होगा तो आप मुझसे संपर्क करें, मुझे फ़ोन करें, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, और हम इस पर पुनः विचार करेंगे, पूरा इसका अध्ययन करेंगे, और अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।